हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, जैसे कि आप सभी को हर दिन दोपहर 1 बजे इसके साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ जीएस की क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है। हिस्ट्री की सीरीज को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारत हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद मध्यकालीन भारत आया था और मध्यकालीन भारत में भी हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सैयद वंश और लोदी वंश। इन दोनों वंशों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मैं आप सभी को, जैसा कि दिखाया गया है पीडीएफ, तो ये पीडीएफ भी आप सभी को सेंड करता हूं। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, तो ये पीडीएफ जो है ये आपको ज्ञानकोश जो यहाँ लिखा हुआ है, ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलता है। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन लाइनर फॉर्म में आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलता है। आज के सैयद वंश में हम सैयद वंश पढ़ेंगे, उसके बाद लोदी वंश पढ़ेंगे, जिसमें कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इन सभी के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिएगा, प्राचीन भारत का पूरा जो विषय, जितने भी टॉपिक थे सारे खत्म हो चुके। मध्यकालीन भारत की जो थी, दिल्ली सल्तनत खत्म होने को है कि गुलाम खत्म हो चुका, खिलजी खत्म हो चुका, तुगलक वंश खत्म हो चुका। सैयद और लोदी वंश को हम आज की वीडियो में खत्म करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, शिवाजी और मराठा साम्राज्य। ठीक है, अब देखिएगा, ये पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूं, स्पेशली आईएएस पीसीएस की बुक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सैयद वंश। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक फैला हुआ था। इसके अगर हम बात करें संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां जो थे वे सैयद वंश के संस्थापक थे। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि सुल्तान की उपाधि के बजाय उन्होंने एक नई उपाधि धारण की, जिसका नाम था रैयत ए आला। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, उन सभी ने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। लेकिन खिज्र खां, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना करी थी, उन्होंने सुल्तान के स्थान पर रैयत ए आला की उपाधि धारण करी थी। बात करते हैं कि सुल्तान न बनकर तैमूर के पुत्र शाहरुख के सूबेदार के रूप में यह शासन करता था। खिज्र खां की बात करी है। उसके बाद बात करते हैं कि खिज्र खां के समय इटावा, कटेहर, कन्नौज, पटियाली, काम्पिल, ये हिंदू जमींदार जो थे, ये जमींदारों ने विद्रोह किए थे, जिन्हें उनके मंत्री ताज उल मुल्क जो थे, वो उनके दरबार में मंत्री थे, जिन्होंने इन विद्रोहों को दबाया था। खिज्र खां ने अपने जीवन काल में ही मुबारक शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि खिज्र खान ने जब स्वयं शासन कर रहा था, उस समय ही मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके बाद मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण करके अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए थे और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था। ये जो खुतबा पढ़वाने का कार्यक्रम था, ये शाह की उपाधि धारण करने के पश्चात खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने करवाया था और अपने नाम के, मुबारक शाह नाम के सिक्के भी बनवाए थे। याहिया बिन अहमद सरहिंद ने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना करी थी। और बहुत बार पूछते हैं कि जो तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मुबारक शाह को मारकर, जो कि खिज्र खां का उत्तराधिकारी था, मुबारक शाह को मार करके वजीर सरवर उल मुल्क, जो इनका वजीर था, सरवर उल मुल्क, इन्होंने मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठा दिया था। मुबारक शाह को मार दिया और मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठा दिया था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया तथा उसे अपना पुत्र कहकर के पुकारा था। जो बहलोल लोदी था, उसे अपना पुत्र कहकर के पुकारा था और खाने खाना की उपाधि भी प्रदान की थी। तो खाने खाना की उपाधि किसे दी गई थी? ये मोहम्मद शाह ने दी थी। किसे? बहलोल लोदी को दी थी।
और मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात 1945 में उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। बात करते हैं कि ये जो अलाउद्दीन आलम शाह था, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। शुरू करा था 1414 में खिज्र खान ने, लेकिन जो सैयद वंश का अंतिम शासक था वो कौन सा था? वो था सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद बात करते हैं लोदी वंश, क्योंकि 1414 से 1451 तक तो इससे पहले रहा था दूसरा वंश जिसके बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, सैयद वंश। अब बात करते हैं लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर के 1526 जब बाबर भारत में आया था तब तक के ये वंश चला था। ठीक है, बात करते हैं यहां से लोदी वंश। बहलोल लोदी, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। उसने सबसे पहले अफगान साम्राज्य की नींव रखी थी। बहलोल लोदी अफगान की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहूखेल से संबंध रखता था। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों का बड़ा सम्मान किया और अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर के पुकारा था। ठीक है, तो ये मकसद ए अली किसको कहा था? ये बहलोल लोदी ने अपने ही दरबार में सरदारों को कहकर के पुकारा था। सुल्तान ने बहलोली सिक्के भी चलवाए थे। तो बहलोली सिक्के किसने चलवाए थे? ये चलवाए थे बहलोल लोदी ने, अपने ही नाम से बहलोल के आगे ही बहलोली लोदी नाम के सिक्के इन्होंने चलवा दिए थे। उसके बाद आता है सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से लेकर के 1517 तक इन्होंने शासन किया था। बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात अमीरों ने उसके दूसरे पुत्र निजाम खान को सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठाया था। अब सिकंदर शाह लोदी जो था ये अब सिंहासन पर बैठ गया था, जो कि बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था। बात करते हैं कि उसने बिहार के शासक हुसैन शाह शर्की को परास्त किया और बिहार को अपने अधिकार में ले लिया था। तो इन्होंने बिहार के शासक को हराने के पश्चात बिहार पर भी अपना शासन शुरू कर दिया था। और सिकंदर लोदी ने आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में करवाया था। और किस नाम से करवाया था? फहरंगे सिकंदरी। फहरंगे सिकंदरी नाम से जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उनका अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। बात करते हैं कि सिकंदर की धार्मिक नीति एक धर्मांध मुसलमान की सी थी। उसने मुहर्रम और ताजिए निकलवाना बंद कर दिए थे। मुसलमान स्त्रियों को पीरों और मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर ने एक प्रमाणिक गज चलाया था, बहुत महत्वपूर्ण था। यह प्रश्न में बहुत बार आपने देखा होगा कि सिकंदर ने एक गज चलाया, जो कि मुख्य रूप से मापने के लिए इकाई होती थी। ये लगभग 30 इंच का होता था, जो कि बहुत दिनों तक किस नाम से चलता रहा? सिकंदरी गज या सिकंदर ए गज के नाम से ये चलता रहा। ये मापने की इकाई थी, लगभग 30 इंच का था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना करी थी, जिसे 1506 में अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने करी थी, 1504 में करी थी। और उसके 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1506 में आगरा को अपनी राजधानी भी किसने बना लिया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, यानी कि इनको कविताएं लिखने का भी शौक था। लेकिन जब आपने देखा होगा कि आज के वर्तमान समय में भी कोई कवि लिखता है रचनाएं, तो रचनाएं लिखने के लिए वो अपने नाम का या उपनाम रख लेता है। तो इन्होंने भी, सिकंदर लोदी ने भी अपना उपनाम लिखा था, जो कि कविताएं लिखने के लिए प्रमुख था। वो नाम क्या था? गुलरुखी। ठीक है, नवंबर 1517 में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी आगरा में। तो इन्होंने आगरा नगर की स्थापना भी करी और आगरा में ही आगे चल के इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया। और 1517 में इनकी मृत्यु जो थी वो आगरा में ही हो गई थी। अब इनकी मृत्यु के पश्चात आता है इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात यानी कि 1517 में सिकंदर लोदी जो था वो आगरा में मर गया था, मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। जिसके पश्चात इब्राहिम लोदी जो था वो सिंहासन पर बैठता है। 1517-18 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में घटोली का युद्ध हुआ था। 1517-18 में ये घटोली का युद्ध होता है, जो कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें लोदियों की हार हुई थी। लोदियों की हार मतलब कि इब्राहिम लोदी की
हार हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था। राणा सांगा जो था उनका एक हाथ भी इस युद्ध में कट गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि जैसे ही घटोली का युद्ध हुआ, इसमें जो राणा सांगा था उनका एक हाथ कट गया और पंजाब के शासक दौलत खान लोधी, पंजाब का शासक था जिसका नाम क्या था, दौलत खान लोधी, और इब्राहिम लोधी के चाचा जो थे उनका नाम था आलम खान। इन्होंने मिलकर के बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। तो यहां से प्रश्न पूछते हैं कि जो बाबर था, जो मुगल शासक बाबर था, इसको भारत में आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के शासक था उन्होंने, और इनके साथ ही इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने मिलकर के कहा था कि भाई बाबर आइए हमारे भारत पर आक्रमण करिए। और इसके पश्चात अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में सेनाएं लड़ी थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई और हार होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत से लोधी वंश का भी अंत हो जाता है। दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना हुई, क्योंकि जो यहां पर देखिए इब्राहिम लोधी थे, इन्होंने इस युद्ध में 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई, जिसके पश्चात बाबर ने दिल्ली में आकर के अपना अधिकार स्थापित कर दिया। यहां पर लोधी वंश समाप्त हो जाता है और भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। इब्राहिम लोधी ही दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। इब्राहिम लोधी जो था वो इस युद्ध में बाबर के साथ में लड़ते हुए मारा गया था। इससे पहले कोई भी दिल्ली सल्तनत का राजा ऐसा नहीं था जो कि युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया हो। बात करते हैं इसके आगे और भी। सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था। तो सल्तनत के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में अर्थव्यवस्था कैसी थी? बात करेंगे कि इक्ता क्या होता था? सुल्तान द्वारा विशेष शर्तों पर व्यक्ति विशेष की भूमि या भूमि का लगान आवंटित करना जो था उसे इक्ता कहते हैं। इक्तादार, मुक्ता या मुक्ताई क्या था? जिसे इक्ता प्रदान की गई थी उसे ही क्या कहा जाता था? इक्तादार, मुक्ता या मुक्ताई। ख्वाजा कौन होता था? ख्वाजा का पद जो है वो गवर्नर के लिए प्रयोग किया गया है। बलबन ने प्रत्येक प्रांत में गवर्नर पद पर अपने पुत्रों को नियुक्त किया था, जिन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया था ख्वाजा। ठीक है, बात करते हैं कि खालसा क्या था? खालसा वो भूमि होती थी जो केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में होती थी, जिसके वसूले गए लगान को सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा किया जाता था। उसके बाद जकात, क्योंकि इनके बारे में मैं पिछली वीडियोज में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन जकात के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का 2.5% होता था। जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए ये गैर मुसलमानों से वो कहते थे कि हम आपको संरक्षण प्रदान करते हैं, आपके जीवन को, आपकी संपत्ति की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें जजिया कर दीजिए। खराज क्या था? खराज वो भूमि कर था जो कि उपज का 1/3 भाग होता था। उसके बाद होता था खुम्स। खुम्स क्या होता था कि युद्ध में लूटे गए धन जिसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। जब भी युद्ध करने के लिए सेना जाती थी तो वो अपने साथ में लूट करके धन भी ले आते थे, दूसरे क्षेत्र से दूसरे राजाओं का धन संपदा जो उनके हाथ लगता था उसको लूट के ले आते थे। और जो लूटा हुआ धन होता था जिसे खुम्स कहते थे, इसका 4/5 हिस्सा तो सैनिकों में ही बांट दिया जाता था और 1/5 हिस्सा जो रहता था वो राजा को दिया जाता था। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम में पूछने योग्य बातें हैं। उसके बाद बात करते हैं मसाहत क्या था? मसाहत उपज निर्धारण करने के लिए भूमि पैमाइश का एक तरीका था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया था। आमिल एक राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता था। हक ए शर्ब जो था वो नहरों द्वारा सिंचाई भूमि पर लगाया जाने वाला सिंचाई कर था। उसके बाद सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को, उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान, पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था। पीटर जैक्सन जो था वो दिल्ली सल्तनत का विशेषज्ञ माना गया है। अब कुछ और बातें पढ़ते हैं।
कि मध्यकाल में प्रचलित धार्मिक आंदोलन और संप्रदाय कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो थे 1990 में चिश्ती संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, जिसकी स्थापना किसने करी थी? मोइनुद्दीन चिश्ती। यहां से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 1990 में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी। 1250 में सुहरावर्दी सिलसिला सूफी, इसकी स्थापना किसने करी? इसकी करी थी बहाउद्दीन जकारिया ने। 14वीं शताब्दी में फिरदौसिया संप्रदाय की स्थापना करी थी किसने? सुरफुद्दीन याहिया ने। 15वीं शताब्दी में धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी संत कबीरदास ने। 15वीं शताब्दी में महादेवी आंदोलन सैयद मोहम्मद महंदी ने शुरू करी थी। 15वीं शताब्दी में ही सत्तारी संप्रदाय अब्दुल्ला सत्तारी ने शुरू किया था। ये सारे की सारे बातें एग्जाम में पूछी जाती है। 15वीं शताब्दी में कादिरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर ने शुरू किया था। 16वीं शताब्दी में निप्रव आंदोलन दादू दयाल ने शुरू किया था। 16वीं शताब्दी में सिख संप्रदाय शुरू किया था गुरु नानक ने। 16वीं शताब्दी में ही हरि कीर्तन मंडली की स्थापना करी थी चैतन्य ने। इसी समय रोशनिया आंदोलन हुआ था जिसके प्रवर्तक थे मियां वाजिद अंसारी। इसी समय पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य ने शुरू किया। बारकरी संप्रदाय एकनाथ ने शुरू किया। 17वीं शताब्दी में सूफी नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने शुरू किया और 17वीं शताब्दी में ही धारकरी संप्रदाय रामदास जी ने शुरू किया था। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो से संबंधित बताई है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो मैं आपको बताता हूं ये पूरी वीडियो पूजा पब्लिकेशन की बुक से मैंने, जो कि स्पेशलिस्ट IAS PCS के लिए स्पेशल बुक है, इससे पढ़ाई है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग इस नंबर पे फोन करके PDF मांग सकते हैं, या इस बुक के कुछ भी जानकारी चाहिए आपको सामने नंबर लिखे हैं, आप लोग उनसे ले लीजिएगा। ठीक है। अब मैंने प्राचीन भारत के पश्चात मध्यकालीन भारत के भी केवल 2 टॉपिक बचे हैं, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। उसके बाद हम आधुनिक भारत शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी जुड़े, ताकि आपको इनका PDF भी मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।